जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 19 हमारे डेवऑप्स रोड मैप का। और इस पे हम देखेंगे कि गिट किस तरह काम करती है, हाउ गिट वर्क्स। पहला चैप्टर हमने देख लिया कि गिट एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, जिससे हम पूरे अपने कोड को मैनेज करते हैं, ब्रांचेस को और कमिट्स को। और जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही होती है वो किसी न किसी प्रोजेक्ट की सूरत में रिपोजिटरी में वो सारा कोड जो है ना वो हमारा सेव हो रहा होता है और अपडेट होता है। हर डेवलपर उसी रिपोजिटरी को अपने पास क्लोन करके उस पर काम करता है अपनी ब्रांचेस में, और फिर वो कोड फाइनली जब टेस्ट हो जाता है तो मेन के साथ मर्ज होता है। ये जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। वैसे डिटेल से हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था व्हाट इज गिट। फिर इसके बाद गिट की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज, जैसे रिपोजिटरी क्या है, रिमोट रिपोजिटरी क्या है, लोकल रेपो क्या है, ओरिजिन क्या है, कमिट क्या है, और इसी तरह हेड क्या है, ब्रांच क्या है। ठीक है, ये सारी हमने टर्मिनोलॉजीज पिछले चैप्टर में पढ़ ली है। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि गिट किस तरह काम करती है, यानी किस तरह मैं अपने पास रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, किसी रिपोजिटरी को अपने पास क्लोन कर सकता हूँ, या जो रिमोट रिपोजिटरीज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद उसमें किस तरह मैं चेंजेस करके पुश करूँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम गिट हब को भी देखेंगे। देखें, गिट और चीज़ है, गिट हब और चीज़ है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। गिट एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है और गिट हब ये एक क्लाउड होस्टिंग है, जिसमें हम अपने कोड को यानी रखते हैं, स्टोर करते हैं। और ये रिपोजिटरीज हमारी गिट गिटहब के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सेव होती हैं, स्टोर होती हैं। और फ्रीली भी हम अपनी रिपोजिटरीज बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक रिपोजिटरीज बना सकते हैं, प्राइवेट रिपोजिटरीज भी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम CI/CD को भी यूज करेंगे इंशाल्लाह गिटहब एक्शंस में। तो गिटहब और गिट लैब, यहाँ पर हम रिपोजिटरीज, अपनी रिमोट रिपोजिटरीज बनाते हैं। और लेकिन इनके नीचे यानी बुनियाद जो है वो गिट ही है। ठीक है, मैंने सारी रिपोजिटरीज गिट से ही होंगी। तो चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 19, हाउ गिट वर्क्स। मेरे चैनल को डेवऑप्स मौलवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे ये सारी लैब होगी जैसे मैंने प्रॉमिस किया है। ठीक है, और स्लाइड्स वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें 2-3 स्लाइड्स हैं इम्पोर्टेंट, जो मैंने वैसे ही आपकी याद दहानी के लिए बना दी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी सारा काम जो है ना ये हमारा इंशाल्लाह इस चैप्टर में लैब ही है। गिट किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं हम, जल्दी से मैं बता देता हूँ। apt इंस्टॉल गिट की कमांड है। वैसे मैंने आपको पहले से बता दिया है कि गिट अब बहुत ज़्यादा जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं लिनक्स की, उनमें अक्सर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन सब पे गिट पहले से इंस्टॉल्ड होता है। नहीं तो ये सिंपल कमांड है, apt इंस्टॉल गिट, और हमारे पास गिट इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर इसके बाद स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेज एरिया और कमिटेड एरिया, ये तीनों स्क्रीनशॉट्स वैसे मैंने इधर शेयर कर दिए हैं, लेकिन चलते हैं इसको लैब में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और आपकी याद दहानी के लिए ये तीनों यानी स्लाइड्स में मैंने स्क्रीनशॉट्स डाल दिए हैं, ताकि कल को आप भूल जाएं तो स्लाइड्स को देखकर आपको याद आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये देखें, एक कमिट भी मैंने बताया कि ये कमिट ऐसा दिखता है। और वी हैव डिस्कस्ड रिमोट रेपो, जी हमने बिल्कुल डिस्कस कर ली थी। रिमोट रिपोजिटरीज कहाँ होती हैं, गिटहब पे। अब रिपोजिटरी ऑन गिटहब इज अ रिमोट रिपोजिटरी। और इसके अलावा गिट लैब है, बिट बकेट है। AWS कोड कमिट तो वैसे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एज़्योर रेपोस यहाँ पर हम अपना कोड स्टोर करते हैं या होस्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज गिटहब। गिटहब इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड बेस्ड कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म विद ओवर 300 मिलियन रिपोजिटरीज। तो हम अपना कोड वहां पर यानी गिटहब पर सिक्योरली सेफली होस्ट कर सकते हैं। और वैसे गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया था, तो ये अब ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। वी कैन क्रिएट अनलिमिटेड प्राइवेट एंड पब्लिक रिपोजिटरीज ऑन गिटहब। और गिटहब प्रोवाइड्स अ सेंट्रल क्लाउड बेस्ड लोकेशन फॉर स्टोरिंग कोड एंड अदर प्रोजेक्ट फाइल्स। GitHub facilitates collaboration by allowing developers to create repositories, share code,
एंड मर्ज चेंजेस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो गिटहब के थ्रू हम करेंगे इंशाल्लाह। और चलते हैं, लेट्स जंप इन टू सी हाउ गिट एंड गिटहब वर्क टुगेदर। तो ये स्लाइड्स वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और ये सारा काम हमारा लैब का है। तो पहले देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल गिट। यहाँ पर मेरे पास ये WSL के थ्रू VM चल रही है लोकली मेरे इस PC पर, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, वैसे गिट में रन करता हूँ तो ये सारी कमांड्स मेरे साथ उसने शेयर कर दी हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, ठीक है। और इसमें क्लोन की कमांड है, इनिट है, कल तो हमने देख भी लिया था। तो क्लोन क्या करती है, क्लोन अ रिपोजिटरी इनटू अ न्यू डायरेक्टरी। गिट क्लोन और उसके बाद आपकी उस रिपोजिटरी का लिंक, तो वो डाउनलोड हो जाती है। क्लोन का मतलब आप अपने पास उसको अपने VM पर ले आते हैं। और अगर एक नई रिपोजिटरी आप अपने VM पर बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्रिएट एन एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, तो उसके लिए कमांड होगी गिट इनिट। और इसके बाद गिट ऐड है, गिट मूव है, रिस्टोर है, RM रिमूव फाइल्स फ्रॉम द वर्किंग ट्री एंड फ्रॉम द इंडेक्स। तो गिट कमांड्स का जो चैप्टर है जिसमें तकरीबन 50+ कमांड्स हम देखेंगे, तो ये सारी ही कमांड्स यहाँ पर भी दी हुई हैं। तो मैं रन करता हूँ सबसे पहले ABT अपडेट। ओके, इसने कहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि मैं डेवऑप्स मोल्बी यूजर से कर रहा हूँ तो मुझे सूडो लगाना होगा, सूडो APT अपडेट। तो अभी APT अपडेट हम रन करते हैं ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं वगैरह हमारा यानी OS रिफ्रेश हो जाए। और इसके बाद हमारे पास कमांड है sudo apt इंस्टॉल गिट। तो यहाँ पर ये कहेगा कि ये ऑलरेडी है। और इसमें मज़ीद इसने कहा है कि अगर ये आप गिट मैन और ये वाले अगर पैकेजेस सजेस्ट कर रही है ये कमांड कि ये अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या ये वाला पैकेज भी अपग्रेड हो जाएगा। तो वैसे जो है ना हमारे पास ये इंस्टॉल्ड है, मैं अगर यस भी कर दूं तो ये सारे पैकेजेस जो है ना वो इंस्टॉल भी हो जाएंगे, अपडेट ही हो जाएंगे। और क्लियर करता हूं मैं, तो गिट इंस्टॉल नहीं हुआ, गिट पहले से मौजूद था, तो इसलिए हमारे पास ये कमांड पहले से रन हो रही थी। अभी अगर मिसाल के तौर पर APT इंस्टॉल गिट करता हूँ तो वो कहेगा कि यार सारी चीज़ें ऑलरेडी गिट का नया वर्जन जो है ना वो पहले से इंस्टॉल्ड है। बाकी जो उसने सजेस्ट किए थे वो उसने पिछली कमांड में इंस्टॉल कर दिए थे। तो इसलिए मैंने आपसे पहले कहा है कि जितनी भी आजकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें गिट क्योंकि बहुत ही एक अहम जुज़्व है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, डेवऑप्स का, तो ये पहले से इंस्टॉल्ड होता है। यहाँ पर देखता हूँ, अच्छा इन दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये कल वैसे मैंने आपको बताई थी गिट टर्मिनोलॉजी में, दोनों रिपोजिटरीज रिमूव कर दी हैं, रिमोट रिपोजिटरीज थी। अब आते हैं गिट हब की तरफ। देखें ये मैं यहाँ पर अपने गिट हब के अकाउंट में साइंड इन हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डैशबोर्ड में आता हूँ और यहाँ देखते हैं, ये तो ये डैशबोर्ड में ये सारी अपडेट वगैरह इंफॉर्मेशन आ रही होती है। ये गिट यूनिवर्स एक इवेंट भी हो रहा है सैन फ्रांसिस्को में, तो उसकी अपडेट आ रही है। और इसके बाद जितनी अगर जोन जोन सी आपने रिपोजिटरीज आपने स्टार्ट की हैं या उन रिपोजिटरीज में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपके यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ रही होती है। बाकी मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये जो ये 3 आइकन्स है, और इधर रिपोजिटरीज में अगर मैं सर्च करूँ, किसी भी रिपोजिटरी में जाना है, मिसाल के तौर पर ये वाली लैंप है, इसी को लेकर चलते हैं, कल भी हमने इसी पर ही काम किया था। तो अब ये एक पब्लिक रिपोजिटरी है, ठीक है। और जिस वक्त मैं इसको क्लोन करूंगा, अब ये एक रिमोट रिपोजिटरी है, ये कहाँ पर मौजूद है, गिटहब पर मौजूद है। और इसको क्लोन करने का, अपने पास लोकल VM पर लाने का ये तरीका है कि यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखें ये वाला बटन है, और इसने 3 तरीके बताए हुए हैं। क्लोन करना चाहते हो HTTPS से, SSH से, या GitHub CLI से, तो मैं करता हूँ HTTPS और इस URL को कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ पर जाता हूँ, रन करता हूँ git clone और आगे URL। ये कौन सा URL है? ये मेरी रिमोट रिपोजिटरी का URL है, ठीक है। और एंटर करता हूँ तो ये कह रहा है क्लोनिंग इनटू लैम्प। अब जिस नाम से ये रिपोजिटरी बनी होती है, ये बात गौर से सुनिएगा, जिस नाम से रिपोजिटरी बनी होती है उसी नाम से क्लोन होके उसका फोल्डर बन जाता है। ls-l करता हूं तो देखें लैम्प आ गया। अब इसमें वो सारी हिस्ट्री, ब्रांचेस, ठीक है, कॉमेट्स, जो कुछ भी है वो सारा कुछ आ जाएगा। लैम्प के अंदर ls-la करता हूं तो यहाँ पर देख लें हमारे पास ये डॉट गिट का फोल्डर है। ये एक्चुअली गिट की डेटाबेस होती है। इसमें कॉमेट्स, हैशेस, हुक्स, सब कुछ जो है ना वो यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है। तो अब ये पूरी रिपोजिटरी मेरे पास क्लोन हो चुकी है। अब यहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं स्क्रीन और मैं देखता हूँ गिट ब्रांच -a, इसमें ब्रांचेस कितनी है? यहाँ पर कह रहा है 2 है। एक डेवऑप्स की ब्रांच है, एक मेन की ब्रांच है। अब इसको कंफर्म यहां से भी कर सकते हैं। यहां पर देखें, यहां पर भी 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक मेन की है और एक डेवऑप्स की है। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं और वही 2 ब्रांचेस जो है यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। अब जो ओरिजिन मेन के पॉइंट जो है ना, मेरा पॉइंटर वो किस ब्रांच, देखिए एक वक्त में जो पॉइंटर है, जो कमिट है, वो किसी न किसी एक ब्रांच को पॉइंट करता है। क्यों? क्योंकि उसी ब्रांच के अंदर आप अपनी चेंजेस वगैरह करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो मेरा रिमोट है या हेड है वो इस ब्रांच को पॉइंट कर रहा, क्योंकि मेन ब्रांच अब इस वक्त मेरे पास यानी ये चेक्ड आउट है। देखें मैं गिट स्टेटस करता हूं तो ये कह रहा है ऑन ब्रांच मेन, और ये कह रहा है कि तुम्हारी ब्रांच जो है वो अप टू डेट है विद ओरिजिन मेन। ओरिजिन क्या है? वो जो मैंने आपको यूआरएल बताया है, रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल। और फिर इसके बाद ये कह रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, वर्किंग ट्री क्लीन है, कोई फाइल्स नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हुई हैं, कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं है। तो हर वक्त हमारा पॉइंटर जिसको हेड कहते हैं, हेड जो है वो किसी न किसी कॉमिट को पॉइंट कर रहा होता है। ये सारी थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स हैं, लेकिन जो जो हम आगे करते जाएंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर होती जाएगी। यहाँ तक समझने की बात यह है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रांचेस जो है ना इस रिपोजिटरी में कैसे देखी जा सकती हैं। यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच आइसोलेटेड होती है, सेपरेट वर्क स्पेस होती है। डेवलपर जो भी काम करता है वो अपनी किसी न किसी ब्रांच के अंदर करता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक बना भी देता हूँ डेवऑप्स मौलवी टेस्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पर बना देता हूँ, ये कह रहा है क्रिएट ब्रांच डेवऑप्स मौलवी टेस्ट फ्रॉम मेन। तो जो मेन का कंटेंट होगा वो सारा ऑटोमेटिकली इस ब्रांच के अंदर आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी ठीक है, डेवऑप्स मौलवी टेस्ट बनाओ। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब ऑटोमेटिकली मैं इस ब्रांच पर आ गया, ठीक है। अब 3 ब्रांचेस हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं गिट स्टेटस और गिट ब्रांच -a, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं आई, ब्रांच अपडेट नहीं हुई। तो इसलिए देखने के लिए कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं तो मैं गिट फेच की कमांड रन करूंगा। तो अब उसने कहा है फेच की है, तो उसने मुझे बता दिया है कि यार इस रिपोजिटरी में ये एक नई ब्रांच बनी है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब मैं करता हूं गिट ब्रांच -a, तो अब देखें ये अब यहां पर आ गया है। इसी तरह मैं एक और ब्रांच बनाता हूं, बार बार हम टेस्ट करते हैं, साढ़े के पैसे लगने हैं। अच्छा, डेवऑप्स मौलवी 2, ये एक और बना दी, ठीक है। इसको बनाया मैंने,
मेन के थ्रू। तो अब जो ही बनाते हैं उसी ब्रांच पर हम पॉइंट करने लग जाते हैं। अब मैं मेन ब्रांच में जाऊंगा तो ऐसे कर मुझे चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं गेट ब्रांच -a, लेकिन डेवऑप्स मोल्बी 2 आपको नजर नहीं आ रही। तो इसलिए चेंजेस को एक दफा ये एक लिहाज से रिफ्रेश हो जाता है। फैच करते हैं तो गेट हमें बताती है कि भाई रिपॉजिटरी में चेंजेस हो चुकी हैं। फैच करो तो तब तुम्हें नजर आएगी। कल मैंने आपको वैसे गेट फैच और गेट पुल का डिफरेंस बताया था। फिर मैं क्लियर करता हूँ, गेट फैच करता हूँ तो अब ये कहेगा कि डेवऑप्स मोल्बी 2 के नाम से एक ब्रांच बन चुकी है। ये ठीक हो गया जी। यहाँ पर देखें उसने कहा है न्यू ब्रांच। अब दोबारा मैं गेट ब्रांच -a यानी सारी ब्रांचेस दिखाओ मुझे, इस रिपॉजिटरी की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो मुझे शो करो। तो यहाँ पर देखें अब सारी ब्रांचेस जो है ना वो आ गई हैं। अब किसी न किसी ब्रांच के अंदर मैं जाना चाहूँ, ठीक है। अब देखें पॉइंटर जो है ना वो मैं मेन को पॉइंट कर रहा हूँ। तो अब मैं किसी और ब्रांच में जाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं किस तरह जाऊँगा? उसके लिए है कमांड गेट चेकआउट की। गेट चेकआउट डेवऑप्स, नो सॉरी ओरिजिन डेव, या सिर्फ डेवऑप्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये इसने कहा है कि आप जो है ना डेवऑप्स ब्रांच पर आ गए हैं। मेन से अब आपकी ब्रांच कौन सी होगी है? डेवऑप्स ब्रांच। मेन से अब आपकी ब्रांच कौन सी होगी है? डेवऑप्स ब्रांच। इसी तरह मैं करता हूं गेट चेकआउट डेवऑप्स मोल्बी 2। अब मेरी ब्रांच कौन सी आ गई है? गेट स्टेटस करता हूं तो डेवऑप्स मोल्बी 2 आ गई है। इसी तरह गेट ब्रांच -a करता हूं फिर और किसी और ब्रांच में अब वापस मैं जाता हूं। तो देखें यहां से अब समझे, अब पॉइंटर जो है ना ये स्टार, ये जो स्टार है ये किसको पॉइंट कर रहा है? डेवऑप्स मोल्बी 2 को। तो एट वन टाइम जो पॉइंटर है गेट का वो मल्टीपल ब्रांचेस को पॉइंट नहीं कर सकता, एक ही ब्रांच को पॉइंट करेगा और वो ही ब्रांच आपकी फिर करंट वर्क स्पेस होगी, आपका वर्किंग एरिया होगा, ठीक है, जहां पर आप अपनी चेंजेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं आ जाता हूँ गेट चेकआउट मेन। तो अब फिर दोबारा मैं इस तरह ब्रांचेस के दरमियान नेविगेट कर सकता हूं, ठीक है। गेट स्टेटस करते हैं ऑन मेन ब्रांच और गेट ब्रांच -a करते हैं तो अब मेरा पॉइंटर जो है वो ओरिजिन मेन पर दोबारा आ गया है। तो इस तरह आप ब्रांचेस बना भी सकते हैं और चेकआउट करके एक दूसरी ब्रांच के अंदर जा भी सकते हैं, यानी एक ब्रांच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल ड्रिल करके बता दिए। और वैसे यहां से भी हम ब्रांच बना सकते हैं। गेट ब्रांच डेवऑप्स मोल्बी 3, तो इस तरह भी ब्रांच बन सकती है। अब मैं गेट ब्रांच -a करता हूं तो ये देखें डेवऑप्स मोल्बी 3 एक ब्रांच बन गई है, लेकिन वो यहां पर नहीं आएगी, उसके लिए मुझे पुश करना होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? देख लिया आपने किस तरह हमने ब्रांचेस बनाई और उनको फैच किया। अब इसके बाद ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया गिटहब का। अब मैं दोबारा अपने अकाउंट पर जाता हूँ और यहाँ पर देख लें, तस्वीर भी मेरी देख लें, वैसे काफ़ी पुरानी है और यहाँ रिपॉजिटरीज मेरी सारी आ रही हैं। लेकिन इसी को अगर मैं दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं साइन इन हूँ और यहाँ पर मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो सारी रिपॉजिटरीज शो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखें सिर्फ 16 नज़र आ रही है, तो 16 रिपॉजिटरीज पब्लिक हैं, तो इसका मतलब है उनको कोई भी देख सकता है, आप ही देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे टोटल मेरे पास कितनी रिपॉजिटरीज हैं? 31। तो इसका मतलब है बाकी जो 15 हैं वो सारी प्राइवेट रिपॉजिटरीज है। हर रिपॉजिटरी के साथ लिखा आता है पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देख लें, जोन सी भी मिसाल के तौर पर मैंने ये बनाई थी BIIT के नाम से एक रिपॉजिटरी, तो ये भी अभी फ़िलहाल प्राइवेट है। तो प्राइवेट रिपॉजिटरीज़ पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है? उसके लिए आपको फिर ऑथेंटिकेट करना पड़ता है अपने इवन
उसको अपने पास लाने के लिए, क्लोन करने के लिए भी आपको टोकन चाहिए होगा, जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अब ये एक प्राइवेट रिपॉजिटरी है, तो ये ज़रूर मुझसे टोकन मांगेगा। मैं बाहर आता हूँ लैम्प से, गेट क्लोन और आगे यूआरएल, गेट क्लोन और फिर आगे यूआरएल। तो ये कह रहा है कि यूज़र नेम फॉर github.com और पासवर्ड, कि यार तुम्हारा टोकन कौन सा है, टोकन दो, तब जो है ना तुम्हारा अकाउंट ऑथेंटिकेट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि टोकन हम बना किस तरह सकते हैं। तो बहरहाल अभी आपको रिपॉजिटरीज की भी समझ आ गई, ये सारी रिमोट रिपॉजिटरीज हैं। पब्लिक रिपॉजिटरी कौन सी होती है और प्राइवेट कौन सी होती है। पब्लिक के लिए हमें टोकन नहीं चाहिए होता, देख लिया आपने, हम क्लोन कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट के लिए हमें टोकन चाहिए होगा। अब वो टोकन कैसे बनता है, वो यहाँ से सेटिंग्स में जाके बनता है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक यानी ले में चल रहे हैं, तो फिर मैंने कहा उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपने, ठीक है, मेरी रिपॉजिटरीज नज़र आ रही हैं और ये सारी कौन सी हैं जी, ये पब्लिक रिपॉजिटरीज हैं। और प्राइवेट रिपॉजिटरीज आपको पब्लिकली नज़र नहीं आएगी। तो ये सारी आप सब क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। हर रिपॉजिटरी पे जाएं, उसका क्लोन वाले सेक्शन में जाकर यूआरएल कॉपी करके अपने पास ले आएं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं github.com पे, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी एक यानी कोड होस्टिंग कंपनी है, जहां पर आप अपना कोड रख सकते हैं, सेफली सिक्योरली अपनी प्राइवेट और पब्लिक रिपॉजिटरीज बना सकते हैं। तो github.com, मुझे उम्मीद है आपका अकाउंट होगा और बहुत ही प्यारा इनका यूआई है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर आप देख लें, ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह है, गिटहब को पायलट के बारे में भी है, और यानी कौन कौन सी कंपनीज जो है ना वो गिटहब को यूज़ करते हैं। तो साइन अप पर मैं अगर आऊँ, तो यहाँ से आप अगर जीमेल है आपका, तो ऑलरेडी आप कंटिन्यू विथ गूगल करें, तो आप साइन अप हो सकते हैं, साइन यानी अपना अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए और एक यूज़र नेम चाहिए। देखिए मेरा यूज़र नेम है फैसी खान, ये काफ़ी पुराना है, तो बस इसलिए मम्मी डैडी सा मैंने उस वक़्त रख लिया था, ठीक है। और इसके बाद आपका कंट्री और आपका अकाउंट बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने अपना एक और भी बनाया हुआ है डेवऑप्स मौलवी के नाम से, devopsmolvi@gmail.com। यहाँ पर मैंने ईमेल दिया, यहाँ पर पासवर्ड दिया और यूज़र नेम मेरा डेवऑप्स मौलवी है। वैसे चेक कर भी लेते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह मैंने एक और अकाउंट भी बनाया हुआ है, लेकिन इसको मैं एक्टिवली यूज़ नहीं करता। मेरा असल में यही है जिसको मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखें, फिर वो आप यूज़र नेम, मिसाल के तौर पर अब आपके सामने ड्रिल मैं कर ही देता हूँ, डेवऑप्स molvi@gmail.com। ये नज़र नहीं आ रहा आपको, सॉरी, अब नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल दिया, यहाँ पर आपने कुछ भी पासवर्ड दे दिया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और यहाँ पर आपका डेवऑप्स मौलवी। अब ये कहेगा ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ डेवऑप्स मौलवी 2, ठीक है। इसी तरह रीजन, और यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका गिटहब का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ही आपका अकाउंट बनेगा, आपको इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। डैशबोर्ड में जाता हूँ, होम, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है और इसमें ये सारी मेरी रिपॉजिटरीज यहाँ पर साइड पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो बड़ी प्यारी नेविगेशन हो चुकी है अब github.com की। तो ये ऐसे आप अपना अकाउंट गिटहब पे बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गिट लैब को भी। गिट लैब पे अगर आप बनाना चाहें तब भी आपकी मर्जी है, देखिए यहाँ पर भी मैंने बनाया हुआ है। तो वैसे आपकी मर्जी है जोन सा भी आप बनाना चाहते हैं अकाउंट, गिटहब पे या गिट लैब पे, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों पे फ्री अकाउंट बना लें, और जिसमें आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाएगी इनका यूआई कैसा दिखता है। और इसमें जिस तरह मैंने गिट लैब पे भी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट्स में मैं आ जाऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स भी मेरे कुछ डमी प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं।
यहाँ अगर पर्सनल में जाता हूँ मैं, तो ये देखें, ये कुछ वैसे ही यानी टेस्ट वगैरह करने के लिए, और CI/CD मैं जिस वक़्त लर्न कर रहा था गिटलैब से, तो यहाँ पर ये देख लें, ये सारी पाइपलाइन्स वगैरह भी इसमें साथ मैंने बनाई हुई हैं। मिसाल के तौर पर मेवन बिल्ड एग्ज़ाम्पल में जाता हूँ, और ये वैसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी, लेकिन जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पर भी ये सारा प्रोजेक्ट जो है उसके 61 कमेंट्स, ये सारी मैं टेस्टिंग वगैरह कर रहा था। और अगर मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ सेटिंग्स में, CI/CD ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और CI/CD में यहाँ पर एक पाइपलाइन बनी होगी, जिसके थ्रू जो है ना हम अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसको कहते हैं गिटलैब CI। और इसी तरह गिटहब में भी गिटहब एक्शंस है। इंशाल्लाह आप टेंशन न लें, गिटहब CI/CD का हमारा जो कोर्स आएगा, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अपनी लर्निंग के लिए मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि ये एक अकाउंट जो है ना वो गिटलैब पे भी बना लें। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह हो रही है। और एक यानी जितने स्किल्स आपके स्ट्रांग होंगे डेवऑप्स में, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखिए, ये बार-बार मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपको AWS आता है, एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म, आप एज़्योर भी साथ सीखना शुरू कर दें, GCP भी साथ शुरू कर दें, क्योंकि इस वक़्त जो मल्टी टैलेंटेड बंदा है, ठीक है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स पर काम आता है, उसकी उतनी ही ज़्यादा बर्थ बनती है। अब आप कहें यार मुझे गिटहब एक्शंस CI/CD आ गई है, बस काफ़ी है मेरे लिए। जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप साथ गिटलैब CI सीखेंगे, तो हो सकता है किसी जॉब में ये ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट हो और आपका अच्छा पैकेज लग जाए वहाँ पर। तो इसलिए लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लर्निंग कभी नहीं रुकती। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप गिटलैब पे भी अकाउंट बनाएँ। वैसे इंशाल्लाह इस वक़्त हमारा CI/CD का चैप्टर आएगा, हम गिटलैब को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर आपने देख लिया है, ये सारे मेरे अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने गिटलैब पे बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर आते हैं, वैसे गिटहब अकाउंट बनाना मैंने आपको बता दिया है, और gitlab.com लिखेंगे तो ये इस URL पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, about.gitlab.com। और यहाँ पर अगर मैं गिट और यहाँ पर अगर मैं साइन इन करता हूँ, तो साइन इन भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं रजिस्टर नाउ भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर नाउ करेंगे और आप जो है गिटलैब पे भी अकाउंट बना सकते हैं। या अगर आपके पास जीमेल है, आपका अपना पर्सनल जीमेल अकाउंट है, तो आप बस गूगल से या गिटहब से भी इंटीग्रेटेड है। तो अगर मिसाल के तौर पर गिटहब का अकाउंट है, तब भी आप जो है ना वो बना सकते हैं गिटलैब पे अकाउंट। तो ये इंटीग्रेटेड है। तो जो ही आप बनाएंगे, आपकी एक प्रोफाइल यहाँ पर बन जाएगी। जैसे ये मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट है, गिटलैब का अकाउंट है, और इसमें पूरा एक सेक्शन है प्रोजेक्ट्स का, जिसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं। और इसी तरह आपकी यहाँ पर देखें रिपॉजिटरी, यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये थोड़ी बहुत मैं आपको नेविगेशन बता रहा हूँ कि किस तरह जो है इसमें रिपॉजिटरी और कोड वगैरह, यहाँ पर जिस तरह हमने देखा है क्लोन विद SSH, क्लोन विद HTTPS, तो यूँ आप जो है ना क्लोन भी कर सकते हैं। और यहाँ एक और मज़े की बात है, यहाँ पर मैं गिटहब में जाता हूँ, तो इसकी जो मेन ब्रांच है वो मेन है, और गिटलैब में जो बड़ी डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, जो मेन ब्रांच होती है, तो वो गिटलैब में मास्टर है। बाकी यहाँ पर देखें और भी ब्रांचेस जो है ना वो बनी हुई हैं, ठीक है, और कुछ टैग्स भी बने हुए हैं। तो मास्टर ब्रांच जो है वो गिटलैब में यूज़ होती है, और गिटहब में मेन ब्रांच यूज़ होती है। तो बहरहाल नतीजा या खुलासा अगर जिसको कम हो, तो गिटहब पे भी अकाउंट बनाएं, गिटलैब पे भी अकाउंट बनाएं। गिटहब पे भी जो पब्लिक रिपॉजिटरीज हैं उनको क्लोन करें या फोर्क लें। देखें, अब मिसाल के तौर पर मैं कुछ दिन पहले हेल्म चार्ट्स की ये एक रिपॉजिटरी मैं देख रहा था, मिसाल के तौर पर ये सही है, प्रोमीथियस कम्युनिटी हेल्म चार्ट्स, इसको मैं
गूगल करता हूँ तो इसकी एक रिपॉजिटरी बनी होगी। और यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने इसका फॉर्क लिया हुआ है। फॉर्क से मुराद, यूं ही आप फॉर्क लेते हैं ये रिपॉजिटरी आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, ये समझ लें कि आप वेब ब्राउजर पर इसका क्लोन ले रहे हैं। ठीक है, अब शायद समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैं अगर फॉर्क करता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डेवऑप्स मौलवी चार्ट्स। भाई डेवऑप्स मौलवी हर जगह यूज होगा, आपको जैसा भी लगे, बुरा लगे या अच्छा लगे, डेवऑप्स मौलवी जो है ना वो हर जगह यूज होगा। डेवऑप्स मौलवी चार्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर, और ये देखिए अवेलेबल है, क्योंकि मैं अपने नाम से अपने अकाउंट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं अगर कहता हूँ कॉपी द मेन ब्रांच ओनली, तो सिर्फ मेन ब्रांच ही आएगी और उसका सारा कंटेंट, सारा कुछ कोड वगैरह जो कुछ भी बना होगा वो मेरे पास आ गए। ये देखें अब मेरे पास यूं आ चुकी है डेवऑप्स मौलवी चार्ट्स के नाम से। और ये वही रिपॉजिटरी है जो यहाँ से फॉर्क्ड है। देखें, फॉर्क्ड फ्रॉम दिस। अब इस रिपॉजिटरी के साथ मैं अपने लिहाज से मॉडिफिकेशंस भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको अपने लिहाज से अपडेट कर सकता हूँ, इसमें अपनी नई ब्रांचेस बना सकता हूँ। लेकिन मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर ये वाली जो मेन रिपॉजिटरी है, अगर ये बिलफर्ज डिलीट हो जाती है तो फॉर्क भी खुद बहुत डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आप जो बड़ी बड़ी रिपॉजिटरीज हैं उनको इस तरह फॉर्क उनका ले सकते हैं और इसी तरह उनको अपने लोकल बीएम पर क्लोन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और HTTPS में जाके यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ करता हूँ गिट क्लोन और आगे, तो यहाँ पर वो हेल्म चार्ट्स की जो रिपॉजिटरी है वो क्लोन हो जाएगी। ऐसे आप, यानी दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, फॉर्क किस तरह लेते हैं और क्लोन किस तरह लेते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी रिपॉजिटरी है, मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ और अब क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है जी, गिट देख लिया आपने किस तरह इंस्टॉल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे इंस्टॉल होता है, लेकिन नहीं तो apt इंस्टॉल गिट। फिर इसके बाद हमने देखा पब्लिक और प्राइवेट रिपॉजिटरीज क्या होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद, वैसे ये पहले होना चाहिए था, हमने गिटहब अकाउंट भी बना दिया। और फिर आपने देखा मैंने अपना अकाउंट का डैशबोर्ड भी आपको बताया, रिपॉजिटरीज बताई, प्राइवेट पब्लिक दोनों किस्म की रिपॉजिटरीज बनाई। और फिर इसके बाद हमने गिट लैब को भी देख लिया कि किस तरह उसका यूआई डैशबोर्ड वगैरह किस तरह लगता है। तो वैसे जिस वक्त हम इंशाल्लाह CI/CD करेंगे तो हमारा इनसे वास्ता नहीं ख़त्म होगा, ये मज़ीद इंशाल्लाह हमारा ये पॉलिश होता रहेगा, ये स्किल, कि किस तरह हम गिट को, गिटहब एक्शंस को, गिट लैब CI को देखेंगे कि किस तरह काम करती हैं। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इनके अकाउंट्स बना लीजिएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ मेकडर और डेवऑप्स गिट, ये एक रिपॉजिटरी, तो ये एक मैंने जस्ट फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ मैं डेवऑप्स गिट, और यहाँ पर देखें ls-la कुछ भी नहीं नजर आ रहा आपको। ठीक हो गया। तो अब मैं एक नई रिपॉजिटरी लोकल रेपो जो है ना वो इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ। तो git init की कमांड है, इनिशियलाइज करो। तो जो ही मैंने इनिशियलाइज किया तो यहाँ पर देखें उसने कहा कि यूजिंग मास्टर एज द नेम फॉर द इनिशियल ब्रांच, दिस डिफॉल्ट ब्रांच नेम इज सब्जेक्ट टू चेंज। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो उसने मास्टर के नाम से बनाया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं नेम्स कॉमनली चोजन इंस्टेड ऑफ मास्टर आर मेन, ट्रंक एंड डेवलपमेंट। तो ये ब्रांचेस के नेम्स आप जोन सा भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी का बना ले। तो वैसे उसने कहा है कि ये वाली कमांड है जिससे आप नई ब्रांच बना सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको गिट ब्रांच की कमांड ऑलरेडी बता दी है और इसके साथ उसका नाम क्या रखना है वो भी बता दिया है। अच्छा, इसने ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इन दिस डायरेक्टरी। ठीक है, डेवऑप्स गिट के अंदर डॉट गिट का फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ls-la करता हूं तो ये देखें डॉट गिट का फोल्डर आ गया है। समझ आ गई है? इसका क्या मतलब है कि हमारी एक
गिट की रिपॉजिटरी बन चुकी है, इनिशियलाइज हो चुकी है। अब सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर जो भी होंगी वो ट्रैक्ड होंगी, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, गिट रिमोट -v करता हूँ, तो यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं शो कर रहा। क्यों? अभी ये लोकल रिपॉजिटरी है, ना कि रिमोट रिपॉजिटरी। लेकिन अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो अब ये कह रहा है कि आप मास्टर ब्रांच पर हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है। समझ आ गई यहाँ तक? आपने एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर उसी फ़ोल्डर को एक रिपॉजिटरी की शक्ल मैंने दे गिट इनिट की कमांड से वो अब ये एक रेपो बन गई है, ठीक है। डेवऑप्स गिट एक डायरेक्टरी है, लेकिन ये एक लोकल रिपॉजिटरी है। अब काम कैसे करेगी, हाउ गिट वर्क्स, असल इस तरफ मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ abc.con, ठीक है। अब गिट स्टेटस करता हूँ, तो सॉरी, क्लियर करके गिट स्टेटस करता हूँ तो दुनिया ही बदल जाए। ठीक है। तो इसने कहा है कि आप ब्रांच मास्टर पर ही हैं और यहाँ पर देख लें कि ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। अब ये सारा मेरा जो है ना, ये कौन सा एरिया है? ये है स्टेजिंग एरिया, जो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। मैं अगर जाता हूँ इधर, ठीक है, ये सारा स्टेजिंग एरिया है, यहाँ पर मैंने स्लाइड में बताया हुआ है। तो यहाँ अब रियल में आप देख लें, ये स्टेजिंग एरिया है जहाँ पर आपको पता चलता है कौन सी नई फाइल्स बनी है, कौन सी अनट्रैक्ड है, कौन सी कमिटेड है और किस ब्रांच पर है, ठीक है। ये सारा स्टेजिंग एरिया कराया जाता है। अब यहाँ पर देख लें, जो ही मैंने abc.conf बनाई, तो उसने फौरन से बता दिया गिट ने स्टेटस में कि यार ये एक फाइल बनी है लेकिन अभी अनट्रैक्ड है, ठीक है। इसको स्टेज करना है। नेक्स्ट जो हमारा है ये स्टेजिंग एरिया है, फिर इसके बाद है स्टेज्ड एरिया, जिसमें फाइल्स हम गिट में ऐड कर देते हैं। एक और फाइल बनाते हैं, ठहर, गिट सॉरी टच xyz.php, ठीक है। अब फिर गिट स्टेटस करते हैं। अब दो फाइल्स हो गई। अभी तक मैंने इनको ऐड नहीं किया। अब एक और फाइल बना लेते हैं, cluster.yaml, ठीक है। ये मेरी फॉर इंस्टेंस कोई YAML फाइल है क्लस्टर की, और गिट स्टेटस करते हैं तो इस तरह आपकी यानी फाइल्स यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन ये सब अनट्रैक्ड हैं, ठीक है। अभी गिट ने इनको ट्रैक करना नहीं शुरू किया, इनकी चेंजेस को अभी गिट मॉनिटर नहीं कर रहा, सिर्फ हमें बता रहा है कि ये अनट्रैक्ड है। इनको हमें ऐड करना होगा, ठीक है, जो खुद गिट साथ बता भी रहा है कि यार इनको ऐड करो ताकि इनकी ट्रैकिंग शुरू हो, इनमें कौन सी चेंजेस हो रही हैं, फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बड़े मजे की चीज़ है, यकीन करें, मैं गिट का फिर यानी क्या उसे कहते हैं फैन हूं, सही फिदा हूँ गिट पे। अच्छा, इसके बाद मैं करता हूँ गिट ऐड और डॉट, यानी इस एरिया में स्टेजिंग एरिया में जितनी भी फाइल्स हैं, वैसे मैं एक को भी ऐड कर सकता हूँ। ये चलें आपके लिए कर भी देता हूँ यार, क्या याद करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करो, बाकियों को फिलहाल ना लिफ्ट करो, ठीक है। अब फिर कैफियत बदल जाएगी। गिट स्टेटस देखें, अब यहाँ पर उसने कहा है कि ये तो ऐड हो चुकी है, ये अब स्टेज्ड है और ये अभी तक अनट्रैक्ड है, स्टेजिंग एरिया में है। और फिर दोबारा अब मैं क्लियर करता हूँ, गेट ऐड और डॉट करता हूँ, तो सारा कुछ जो है, जो कुछ भी काम हुआ है वो ऐड हो जाएगा, ट्रैकिंग, ठीक है। अब गेट स्टेटस करते हैं, तो यहाँ पर देख लें कि ये सारी चेंजेस जो है ना, वो अब कमिट करने के लिए रेडी हैं कि यार डेवलपर फैसल रहमान है, उसने ये 3 फाइल्स बनाई हैं, लेकिन अभी उसने कमिट नहीं की, खाली रिपॉजिटरी में उसने ऐड की हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक पुश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लोकल काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, nano abc.conf और दिस इज माय फर्स्ट फाइल, ये एक फाइल बना दी। दोबारा मैंने गिट स्टेटस किया तो उसने कहा यार फिर जो है ना, ये फाइल मॉडिफाई हो चुकी है,
ठीक है। इस तरह हर चेंज जो भी चेंज करते जाएंगे वो गिट अब ट्रैक करने लग जाएगा। अच्छा, इसी तरह नैनो xyz.php, दिस इज माय php फाइल, ठीक है, और यस कर देते हैं। अब गेट स्टेटस फिर करते हैं, तो अब उसने कहा है ये भी फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये सारा ये स्टेजिंग एरिया है, और ये जो है ये स्टेज्ड एरिया है, ठीक है। ये है स्टेजिंग एरिया और ये है स्टेज्ड एरिया, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, ये स्टेजिंग एरिया आ गया। अच्छा, अब स्टेज एरिया में उसने बताया कि ये जो है अब ये फाइल्स कमिट होने के लिए रेडी हैं, और फिर इसके बाद जिस वक्त जो ही हम कमिट करेंगे तो वो कमिटेड एरिया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं करता हूँ, क्लियर कर लेते हैं, गिट स्टेटस करते हैं, गिट कमिट माइनस मैसेज m, और कौन सा मैसेज, ताकि डेवलपर को भी पता चले, आपकी टीम को पता चले कि यार क्या कमिट किया है, कौन सी चेंजेस कमिट किए हैं। अपडेटेड टू फाइल्स, और मैं बस ये कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने खुद छोड़ा था ताकि हम साथ दो एडिशनल कमांड्स जो है ना वो भी लर्न कर सकें, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑथर आइडेंटिटी अननोन, मिसाल के तौर पर मैं इस तरह ही कमिट कर दूंगा तो वो रूट यूजर से मेरे कमेंट्स जो है ना वो रिमोट रिपॉजिटरी में जाएंगे, जो कि नॉट रिकमेंडेड है। तो ये कह रहा है कि यार तुम हो कौन, अपना ईमेल बताओ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल कर देता हूँ devopsmolvi@gmail.com, ठीक है, उसे मैंने ये बता दिया। और यहाँ से ही आप कॉपी कर लीजिएगा, अपना नाम बताओ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ उसको, चलो अपना नाम ही रख लेते हैं, फैसल रहमान, ठीक है। अब गिट कमिट माइनस m दोबारा करते हैं, अपडेटेड टू फाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब ये है कमिटेड एरिया, सबसे पहला था स्टेजिंग एरिया, फिर उसके बाद स्टेज एरिया, और फिर उसके बाद कमिटेड एरिया। अब ये जो चेंजेस थी वो कमिट हो चुकी हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर गिट लॉग करूं तो यहाँ पर पहला मेरा कमिट आ गया है, ठीक है, ये पहला कमिट है। और जो मैंने आपको बताया ना, अब एक हेड होता है वो हर कमिट को पॉइंट करता है। अब देखिए, उसने ये बता भी दिया है कि ये हेड इस कमिट को पॉइंट कर रहा है, और मैंने ये भी आपसे पहले अर्ज की थी कि कमिट जो है वो एक हैश स्ट्रिंग सी होती है, ठीक है, ये अब ये है। अब जो जो मैं कमिट्स करता जाऊंगा लॉग्स में, हर कमिट का एक हैश बनता जाएगा। और उसने कहा कि इस कमिट में ये काम हुआ है और फैसल रहमान ने किया है, और उसका नाम है devopsmolvi, सॉरी ईमेल उसका है devopsmolvi@gmail.com। अब इसके बाद मेरे दोस्तों क्लियर करता हूं मैं स्क्रीन, और ls-l करता हूं, nano cluster.yaml, this is my cluster.yaml file for Kubernetes cluster, ठीक है, यहाँ पर कर दिया, वैसे एक YAML होगी हमारी इंशाल्लाह। अब फिर मैं git स्टेटस करता हूँ, तो उसने कहा है कि ये तीनों फाइल्स, वैसे तो मैंने अभी एक मॉडिफाई की है, ये पता नहीं क्यों इस तरह कह रहा है, वैसे मैं देख लेता हूँ। गिट ऐड और डॉट करते हैं, गिट स्टेटस, और उसने कहा है कि ये तीनों फाइल्स मॉडिफाइड हैं, लेकिन नैनो क्लस्टर डॉट YAML की जो चेंज है वो यहाँ पर क्यों नहीं आई, वो देख लेते हैं। और गिट कमिट माइनस m अपडेटेड क्लस्टर YAML, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा है कि 3 फाइल्स चेंज हो चुकी हैं और उसमें 3 इंसर्शंस हुई हैं, यानी हर फाइल में चेंज हुआ है। और गिट लॉग करते हैं तो अब 2 कमिट्स आ गए, ठीक है। वैसे मैंने एक फाइल अपडेट की है, ये 2 क्यों बता रहा है, चलें इसको फिर दोबारा देखते हैं।
ls-l करते हैं और nano abc.conf करते हैं और यहाँ पर करते हैं another change, ठीक है। और एक फाइल को मॉडिफाई करते हैं git status। तो अब देखें एक फाइल बता रहा है, पहले पता नहीं उसने क्यों, शायद या मैंने चेंज किया हो बरा। और git ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये स्टेज्ड हो गई ये फाइल्स, पहले ये स्टेजिंग है और फिर इसके बाद अब git स्टेटस करते हैं। तो अब ये कमिट करनी है हमने, git commit -m थर्ड चेंज। अब एक और फाइल चेंज हुई है, उसने बता दिया है और उसमें ये इंसर्शंस हुई हैं, जो स्पेसेस वगैरह वो भी काउंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब गिट स्टेटस करते हैं तो वर्किंग ट्री हमारा क्लीन है, इससे मुराद ना कोई स्टेजिंग में कोई फाइल है, ना कोई स्टेज में है, ना कोई कमिटेड में है, सब कुछ ऐड हो चुका है। और गिट लॉग करते हैं तो अब मेरे पास ये देखें कमिट जो है ना वो अपडेट होने लग गए हैं। ये और कमिट है, ये और है और ये और है, और साथ जो जो भी मैसेज था कमिट का वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। थर्ड चेन, फिर cluster.yaml, फिर 2 फाइल्स मजीद ऐड की हैं, सही है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि इस तरह गिट में हम फाइल्स को ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और कमिट करते हैं। लेकिन अभी तक ये सारा काम हमारा लोकली हो रहा है, ठीक है। और इसको अब हम करेंगे पुश, किस पे, गिटहब पे।